सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो खुला आकाश वर नारायण जी लिखित डायरी विधा का यह पाठ, पूरक पठन का यह पाठ हम देख रहे थे। इसमें हमने अंदर की दुनिया, यह जो डायरी का पन्ना है, इसके बारे में जानकारी ली है। तो अंदर की दुनिया यानी जो हम आत्मचिंतन करते हैं, जो हमारा दिमाग होता है या मन होता है, तो वह अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत बड़ा होता है। उसके बाद मकान पर मकान। तो आजकल शहरों में जो मकानों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं यह लेखक ने इसमें बताया है। सही साहित्य, तो साहित्य कैसे होना चाहिए, तो जो व्यवहार में, जो बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, तो उसे ही लेकर साहित्य होना चाहिए और वह भी सही साहित्य होना चाहिए। उसके बाद जाने खुद को, तो आत्मचिंतन यह हमें करना चाहिए। और चुपचाप बैठकर, शांत बैठकर जब हम आत्मचिंतन करते हैं, तो हम स्वयं के बारे में जान सकते हैं। और जो हमारे विचार होते हैं, तो यह विचार सकारात्मक होने चाहिए। और जब हम खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उसी तरह हम दूसरों के बारे में भी हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। तो यह कब संभव होगा, तो आत्मचिंतन से ही संभव होगा। तो यह सारी बातें हमने पिछली तासिका में सीखी है। अब आज की तासिका में सिर्फ मनुष्य होते, तो लेखक देखो इस डायरी के पन्ने में क्या बताना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लक्कड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं, और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे कि सारी गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। तो देखो अब यहाँ पर लेखक क्या सोचता है कि जो इंसान है, तो वह जिस तरह से होता है उसी तरह, यानी सारे इंसानों को इंसान ही क्यों नहीं कहा जाता है। कुछ लोगों को देखो बाघ की उपमा, यानी यहाँ पर देखो दो अंतर किए हुए हैं। बाघ, भेड़िया, लक्कड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर। गोजर यानी क्या, कनखजूरा, जिसे मराठी में गोम भी कहते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे कि गाय, बकरी, भेड़, तितली। तो एक तरफ है जंगली प्राणी और दूसरी तरफ क्या है, गाय, बकरी। यानी कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बहुत ही बुरे होते हैं। तो जिस तरह से जिसका स्वभाव होता है, तो स्वभाव पर वह आदमी को यानी इंसानों को क्या दी जाती है, उपमाएं दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी के चापलूसी करता है, तो लोमड़ी की तरह। किसी का स्वभाव बहुत शांत होता है, वह किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, तो उसे किसकी उपमा दी जाती है, गाय की उपमा दी जाती है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कि जो सारे बाघ होते हैं, तो सभी बाघों को बाघ ही कहा जाता है, सारी गायों को गाय ही कहा जाता है। मगर इंसानों का वैसा है क्या, नहीं। तो किसी भी इंसान को बाघ कहा जाता है, यानी जो इंसान कभी किसी से भी डरता नहीं है और खुद के ही मन की करता है, तो उसे किसकी उपमा दी जाती है, बाघ की उपमा दी जाती है। किसी को बिच्छू की उपमा दी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग उपमाएं
दी जाती है। तो यह ऐसा क्यों होता है? सभी इंसान सिर्फ इंसान ही क्यों नहीं होते हैं? इस पैराग्राफ में हमें लेखक डायरी के पन्ने में कहना चाहते हैं। अब अगला देखो, लुका छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जानें। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना ज़रूरी लगे। तो लेखक यहाँ पर डायरी के पन्ने में हमें यह समझाना चाहते हैं कि सहज और खुले ढंग से ही सभी इंसानों को जीना चाहिए, सभी व्यक्तियों को जीना चाहिए। किसी किसी का घर छोटा होता है, बहुत सारी चीज़ों की उसमें कमी होती है, मगर वह बाहर जब निकलता है तो सारे अपने मित्रों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगता है। और जब कभी सच का सामना करना पड़ता है उसे, तो उसका आत्मविश्वास उस समय क्या होता है, कम पड़ते हुए हमें दिखाई देता है। तो ऐसे समय में वह अपनी खुद की असलियत छुपाने का बहुत प्रयत्न करता है। तो ऐसी धूर्त और गंदी बातें करना हर किसी को क्या ज़रूरत है? जो है सो है। तो वही जो सच्चाई होती है तो वही हमेशा हमें बतानी चाहिए, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास में कभी भी कमी नहीं आती है और हमारी जो उन्नति होती है, प्रगति होती है, तो सच्चाई के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। मगर किसी किसी को ऐसी बेईमानी, चारित्रिक खुद के साथ वह जो बेईमानी होती है, तो लेखक कहते हैं कि वह खुद के साथ ही चारित्रिक बेईमानी करने की आदत किसी किसी को होती है। तो यह लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रचा बचाकर व्यवहार करना, रचा बचाकर झूठी बातें बताना लोगों को, और मैं किस तरह से अच्छा हूँ, किस तरह से बड़ा हूँ, यह लोगों को सिर्फ महसूस कराना। और जब सच्चाई का सामना करना पड़ता है तो फिर उसका आत्मविश्वास उस समय क्या होता है, कम पड़ते हुए दिखाई देता है और सारी बातें उसे फिर छुपाने के लिए फिर से और ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है। तो ऐसा जीना किसी काम का होता है क्या? नहीं होता है। तो सहज ढंग से जियो। जिस तरह से हमारा जीवन है, जो सच्चाई होती है, तो सच्चाई की राह पर जब हम चलते हैं तो अपने आप हमारा आत्मविश्वास क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो यही लेखक इस डायरी के पन्ने में हमें बताना चाहते हैं। अब आगे देखो, जीने का अर्थ। तो बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब। यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। तो जीने का अर्थ, तो जो हम जीवन जी रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है? तो जीवन बुढ़ापे का केवल अर्थ नहीं है। तो जीवन
यह हम देखते हैं कि जीवन जीते समय यह सबके ही लाइफ में यानी जीवन में बचपन आता है, यौवन आता है, उसके बाद बुढ़ापा आता है। तो यह जो क्रियाएं है तो वह होते ही रहती है। तो यह कोई खास बात नहीं है। मगर लेखक अब 75 साल का बूढ़ा हो चुका है और कुछ ही साल अब जीवन के बचे हैं। मगर जीवन जीते समय हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, तो हमेशा हमारा जीवन जो होता है तो स्फूर्तिला और चैतन्य के साथ ही हमें जीवन जीना चाहिए। और वह जीवन सिर्फ खुद के लिए ही नहीं जीना है, तो औरों के लिए भी, हमें दूसरों के लिए भी जीना है। और जीवन में जो हम एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार होता है तो यह घनिष्ठतापूर्वक होना चाहिए, अविभाज्य होना चाहिए, यानी घनिष्ठतापूर्वक होना चाहिए। अब लेखक कहता है कि मैं 75 साल का हुआ हूँ, फिर भी जीना मेरा बंद हुआ है क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि मैं चैतन्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, यानी जीवन का मज़ा लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। हर एक कार्य वह समय पर करते जाते हैं। तो जो आत्मविश्वास यानी कोई भी काम, हमारे जो विचार होते हैं तो सकारात्मक होने चाहिए। तो इसी तरह हमें सकारात्मक वृत्ति रखकर जीवन जीते रहना चाहिए। आप सभी को मालूम होता है कि एक दिन सभी की मृत्यु होने वाली है, मगर किस मोड़ पर होने वाली है यह किसी को पता है क्या? नहीं। तो वह सवाल होता नहीं है। मृत्यु आने वाली है एक दिन, यह सबको मालूम है, मगर हमारा जो जीवन है तो खुद के लिए ही नहीं, तो दूसरों के लिए भी हमें जीना है, दूसरों के लिए भी अच्छा कार्य करना है। अब देखो, दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों के से लन-फन हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। तो लेखक खुद का अनुभव इस पन्ने में व्यक्त कर रहे हैं कि दिल्ली शहर में लेखक एक घर ढूंढ रहा है और दिल्ली शहर में घर मिलना यह बहुत ही अधिक मात्रा में मुश्किल काम है। और वह घर भी ऐसे होते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो जिस तरह से बस होती है, बस गाड़ियाँ होती है, तो उसी तरह यह वहाँ के घर होते हैं। जिस तरह सवारियों से लन-फन हर वक्त चलायमान, यानी जिस तरह से रास्ते पर एक के बाद एक गाड़ियाँ चलते रहती है, तो उसी तरह यह घर भी लन-फन वहाँ पर दिखाई देते हैं। और दिल्ली में रहने का मतलब क्या है? पायदान बराबर 2 कमरे में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ। तो दिल्ली में हम देखते हैं कि महंगाई भी बहुत अधिक मात्रा में है, वहाँ पर पोल्यूशन भी बहुत अधिक मात्रा में ज़्यादा है। तो वहाँ पर टिक कर रहना, यानी किसी तरह जिस तरह से किसी बस में लटक कर कोई इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, उसे बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरी, और बस में बहुत पहले ही भीड़ है, फिर भी और किसी को चढ़ना ही है, तो उसे उस समय क्या होता है, उसी भीड़ में वह चढ़कर गाड़ी में बाहर की ओर लटक जाता है। तो उसी तरह का जीवन दिल्ली का होता है। इस उदाहरण से लेखक समझा रहे हैं। तो जिंदगी का मतलब यानी वहाँ पर जितने दिन जीना है तो उसी तरह जियो, और एक दिन उसी भीड़ भाड़ में जिस तरह से लटका हुआ व्यक्ति बस से हाथ छूटता है, तो
तो उसी तरह का जीवन वहाँ का होता है। यानी वहाँ पर इंसानों की कीमत बहुत कम है। जो ज़िंदगी की कीमत होती है तो वह बहुत कम है, क्योंकि भीड़ भाड़ ही बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर दिखाई देती है। अब आगे देखो, बहाने निकालना। जब जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। अब बहाने निकालना, यह देखो, यदि कोई छात्र होता है, उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो वह दिन भर पढ़ाई करता है, मगर किसी किसी को पढ़ाई करना इतना अच्छा नहीं लगता है तो वह बहाने निकालता है कि थोड़ी देर के बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठूंगा, या मुझे अभी ये करना है वो करना है। मगर कोई काम यदि हमारे मनपसंद होता है तो उसके लिए हमारे पास हमारा जो शेड्यूल होता है कितना भी बिजी क्यों ना हो, मगर हमारे पसंद के काम के लिए हम क्या करते हैं, समय निकाल ही लेते हैं। तो उसी तरह यदि हमारे पसंद का कोई काम नहीं होता है तो हम बहाने, अलग अलग बहाने बनाते हैं। मगर यदि कोई कार्य हमारे पसंद का होता है तो उसके लिए हमारे पास समय भी होता नहीं है, तो भी हम समय निकाल लेते हैं उस कार्य के लिए। तो यह डायरी का एक पन्ना है। अगला पन्ना देखो, अपने से बहस। बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। तो यहाँ पर जो लेखक है तो हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि बहस हमेशा, यानी जो झगड़ा वाद विवाद जो होता है तो हमेशा खुद से करना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए। अपने आप से हम बहस करते हैं तो क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में हम खुद जान सकते हैं। हमेशा दूसरों के साथ जब बहस का समय आता है तो दूसरों का सिर्फ हमें सुनकर लेना चाहिए, जिससे कि जो झगड़ा होने जाता है तो वह होता नहीं है। क्योंकि एक ही बोलने वाला है, वह बार बार एक ही बात बोलेगा, जो भी बोलना है वह एक ही बोलता रहेगा, और अगला व्यक्ति यदि चुपचाप बैठ जाता है तो थोड़ी देर वह बड़बड़ाता रहता है और फिर चुप हो जाता है। मगर सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, वो बोल रहा है, हम बोल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, झगड़ा बढ़ते जाता है और हाथ में कुछ भी नहीं आता है और सिर्फ झगड़े होते हैं। तो उससे अच्छा कि जब भी बहस का ऐसा कुछ मौका होता है तो उस समय हमें साइलेंट बैठ जाना है, शांत बैठ जाना है, जिससे कि और शांत बैठकर हमें आत्मचिंतन करना है कि इसमें सच्चाई कितनी है, उसका कितना सही है, मेरा कितना सही है। और आत्मचिंतन से सही गलत का पता हमें चलता है। और जो झगड़ा होने वाला है, बहस होने वाली है, तो बहस से झगड़ा होता है तो वह झगड़ा भी नहीं होता है। तो यह लेखक यहाँ पर समझा रहे हैं। तो यह इतना पाठ आपको पढ़ लेना है, पूरा पाठ पढ़ना है। इसके आगे का पाठ हम कल की तासिका में देखेंगे। धन्यवाद छात्र।